ड्रामा की शुरुआत होती है और हमें 1930 का समय दिखाया जाता है, जहां मिस्टर लियाम चियान नाम का आदमी एक बंदे को पकड़कर उसकी पिटाई कर रहा होता है, जिस पर यह आरोप था कि उसने पैसों का कुछ घोटाला किया है। वैसे तो ये सामने से नहीं दिखता, पर हमारा हीरो वीरोलाय उसे ढूंढ ही लेता है। अब यहाँ मिस्टर चियान कह रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर मिस्टर लियाम उसकी कोई बात नहीं सुनते और फिर वीरोलाय से खुश होकर उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं। तभी मिस्टर लियाम का एक गार्ड वीरोलाय से पूछता है कि तुम तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो। मिस्टर लियाम उसे ग्रेजुएशन के बाद अपने लिए काम करने को कहते हैं, पर वीरोलाय कहता है उसके अपने प्लान्स है। मिस्टर लियाम वीरोलाय को अपार्टमेंट और जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन वो पोलाइटली मना करता है और कहता है कि वो बैंक में जॉब करना चाहता है। इसके बाद हम ट्रेन में आ रहे बंदे शेन तुरान को देखते हैं। उसे रिसीव करने के लिए कुछ बैंक के सीनियर ऑफिसर्स आए होते हैं। दोनों बातें करते हैं कि बैंक से बड़ा और कोई नहीं होता, पॉलिटिशियंस भी नहीं। फिर हमें बस्ती का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वीरोलाय हाथ में मीट का टुकड़ा लिए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो जहाँ रहता है वहाँ पर हम एक अंकल, एक बच्चे और उस घर की मालकिन को देखते हैं, जो वीरोलाय से पूछ रही थी कि आज का स्टॉक मार्केट फ़ायदे में रहेगा या नहीं। जैसे ही वीरोलाय हाँ में जवाब देता है, वो मालकिन उसके हाथ का मीट का टुकड़ा किसी और लड़की को सौंपकर उसे खाने के लिए कहती है और वीरोलाय को अपने साथ स्टॉक मार्केट ले जाती है, जहाँ पर वो किसी एक स्पेसिफिक शेयर पर अपने पैसे लगाती है। वीरोलाय का कहना होता है स्टॉक मार्केट के बारे में गारंटी देना मुश्किल है, लेकिन मिसेस जो उसके घर की मालकिन है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। उल्टा उन्हें इस बात का गिल्ट होता है कि वो ज़्यादा शेयर्स खरीद नहीं पाई। अब शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाती है, जिससे मिसेस जो और वीरोलाय दोनों भी खुश होते हैं। तभी हम बैंक के चीफ डेप्यूटी मिस्टर शेन तुरान को देखते हैं। वो जैसे ही गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, ड्राइवर चाबी घुमाता है और उस गाड़ी का ब्लास्ट होता है। मिस्टर शेन तुरान कहते हैं ये 14वीं बार है जब उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इसका मतलब जो भी वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। इस पर चीफ तांग, जो शेन तुरान को रिसीव करने के लिए गया था, वो कहता है हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई वॉर नहीं लड़ रहे। इस पर शेन तुरान जवाब देता है हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपनी जान के बारे में कैसे सोचें। आगे हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां वो ऑफिसर कह रहा होता है कि हमें 12 कैदियों को ले जाना था, यहाँ पर 4 ही क्यों हैं। तब जेलर कहता है बाकियों का अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। अब इंस्पेक्टर हेनरी वहाँ से बस 4 लोगों को लेकर ही निकलता है। कैदियों से भरी कार रोड पर निकलती है। तभी हमें हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड किसी जगह पर राइफल लेकर खड़ी दिखती है। दूसरी तरफ मिस्टर शेन तुरान ऑफिस में जा रहे होते हैं। इधर मिस्टर शेन तुरान स्टॉक मार्केट में कॉल करके स्टॉक मार्केट का प्राइस गिराने के लिए कहते हैं। स्टॉक मार्केट के लोगों को देखकर वीरोलाय को उन पर शक हो जाता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता। स्टॉक मार्केट में एक ही अफरा तफरी मच जाती है। जो शेयर अभी 23 युआन पर थे, वो 21 युआन पर आ जाते हैं। वीरोलाय अब हर तरफ देखता है और समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिनसेन उस गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार देती है, जिसमें इंस्पेक्टर हेनरी उन 4 कम्युनिस्ट बंधकों को लेकर जा रहे थे, जिसके साथ ही वहाँ पर गोलियां चलने लगती है। इधर वीरोलाय मिसेस जो के पास दौड़ कर आता है। उन्हें कहता है कि मिसेस जो को अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, क्योंकि शेयर्स की कीमत कम होती जा रही है। पर मिसेस जो का कहना था कि ये थोड़ी देर के लिए होगा, शेयर की कीमत वापस से बढ़ेगी। वहाँ के बाकी लोग भी उन्हें पैनिक ना करने के लिए कहते हैं, पर जैसे ही अगली बार स्टॉक की प्राइस निकलती है वो 16 रुपीज़ होती है। तब वीरोलाय तुरंत मिसेस जो के शेयर्स बेचने जाता है। इधर कम्युनिस्ट लोग जैसे ही उस गाड़ी से बंदूकों को छुड़ाने जाते हैं, उनके पीछे बैठे इंस्पेक्टर हेनरी और उनके साथी उन सभी लोगों को गोलियों से भून डालते हैं। ऊपर से जिनसेन भी पुलिस वालों को शूट कर रही होती है। तब इंस्पेक्टर हेनरी अपने सारे साथियों को नीचे छुपने के लिए कहते हैं और फिर बंदूकों में से एक को पकड़कर जिनसेन को कहते हैं कॉमरेड तुम सरेंडर कर दो, सज़ा माफ़ करवा दूंगा। लेकिन वो बंदक चिल्लाकर जिनसेन को बता देता है कि गुवे ने हमारे साथ धोखा किया है, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब इंस्पेक्टर हेनरी उस बंदक को मार डालते हैं।
तभी इंस्पेक्टर हेनरी की मदद के लिए वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। जिनसेन अकेले उनका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए वहाँ से भाग जाती है, पर कूदते वक्त उसके पैरों में चोट लगती है। दूसरी तरफ मिसेस जू का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता है। उनकी लगभग 1 साल की कमाई स्टॉक मार्केट ने खा ली थी, इसलिए वो रोते हुए बाहर आ रही होती है। तब वीरुलाई उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठाकर उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करता है, पर मिसेस जू वीरुलाई पर ही ब्लेम करने लगती है कि उन्होंने उसकी बात क्यों सुनी। वो लगातार रोती जा रही थी, इसलिए वीरुलाई कहता है कि वो उनके लिए रिक्शा लेकर आ रहा है। इसके बाद वो रिक्शा ढूंढने के लिए निकलता है। वो कोई रिक्शा का स्टॉप नहीं था, इसलिए वीरुलाई आगे भागते हुए स्टॉप तक जाने लगता है। दूसरी तरफ जिनसेन भी अपने कपड़े बदल कर उसी तरफ आ रही होती है। इंस्पेक्टर हेनरी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां जिनसेन ने अपने कपड़े रखे थे, तो वो उन कपड़ों को देखकर समझ जाते हैं कि उन पर गोली चलाने वाली कोई लड़की है। इधर वीरुलाई जिस रिक्शा को रोकता है, जिनसेन आकर उसमें चढ़ जाती है। तब वीरुलाई जिनसेन से कहता है कि ये रिक्शा उसका है, पर जिनसेन अपने पीछे आ रहे इंस्पेक्टर को देखती है और वीरुलाई को भी खींचकर उसी रिक्शा में बिठा देती है। फिर ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे वो दोनों कपल हो। बेचारा वीरुलाई चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। आगे इंस्पेक्टर हेनरी उनके तांगे को रोकते हैं, तो जिनसेन कहने लगती है कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, आप कौन हैं। इंस्पेक्टर हेनरी वीरुलाई को नीचे उतरने के लिए कहते हैं और वीरुलाई उतर भी जाता है। तभी जिनसेन की चोट भी उसे दिखाई देती है। वो पीछे इंस्पेक्टर को देखता है और सब कुछ समझ जाता है। इधर इंस्पेक्टर हेनरी को भी जिनसेन पर शक था, तो वो उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। वीरुलाई तुरंत उनको रोकता है। तब इंस्पेक्टर हेनरी अपने एक सिपाही को वीरुलाई की तलाशी लेने के लिए कहता है, तो उसके पॉकेट में उस सिपाही को कुछ सिक्के और एक कार्ड मिलता है। मिस्टर हेनरी उस कार्ड को उठाकर पूछते हैं कि क्या तुम मिस्टर चियान को जानते हो। तब वीरुलाई बड़े ही साविश तरीके में कहता है कि उस कार्ड पर उनका नंबर भी है, चाहो तो उनसे फ़ोन करके पूछ लो, क्या आप वीरुलाई को जानते हो। अब इंस्पेक्टर हेनरी वीरुलाई के पास आकर उसके पॉकेट में कार्ड रखते हुए कहता है, अगली बार जब तुम मिस्टर चियान से मिलो तो मेरी तरफ से उन्हें हाय कहना और साथ में ये मैसेज देना कि लिन ने उन्हें याद किया। इंस्पेक्टर हेनरी जाने लगते हैं। वीरुलाई कहता है, उसके सिल्वर कॉइन्स तो दे दो। इंस्पेक्टर हेनरी कहते हैं, कैसे कॉइन्स। तभी जिनसेन वीरुलाई को खींचकर वापस से कार्ड में बिठा देती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो उस कार्ड ओनर को कहते हैं कि जल्दी जल्दी कार्ड को खींचो। वो हाँ कह देता है। फिर जिनसेन वीरुलाई से पूछती है, अब तो तुम बड़े चुप बैठे हो। वीरुलाई कोई जवाब नहीं देता, तो जिनसेन पूछती है, तुम मिस्टर चियान को कैसे जानते हो। इस पर वीरुलाई कहता है कि हम दोनों एक ही शहर से बिलोंग करते हैं। जिनसेन पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की। तो वीरुलाई कहता है, गलत मत समझना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा आदमी मुझे पकड़ लेता तो मुझे यकीन है वो मुझे मारने की बजाय तड़पाना ज़्यादा पसंद करता। अब वीरुलाई जिनसेन से पूछता है कि वैसे वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब जिनसेन कहती है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी गलतफहमी है तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे। इस पर वीरुलाई कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम गलती से मिल गए हैं, क्या पता आगे कभी मिले या नहीं। फिर वो जिनसेन को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से वापस भाग जाता है। तब जिनसेन वीरुलाई को रोकती है, उसे थैंक यू कहती है और कहती है वो वीरुलाई की इस मदद को याद रखेगी। अब वीरुलाई सच में वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर शेन तुरान स्टॉक मार्केट में कॉल करते हैं, जहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तब शेन तुरान किसी और बंदे को काम करता है, जो उसे कहता है, मैंने तुम्हें इस बार शंघाई भेजा है, यहाँ का फील्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ के बैंक गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने का बस ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, इसलिए तुम्हें ध्यान से उनसे दो दो हाथ करने होंगे। और हाँ, एक और बात, प्राइवेट बैंक तुम्हारी थोड़ी बहुत सुनेंगे, पर तुम्हें ज़्यादा ख्याल गवर्नमेंट बैंक का रखना होगा। अब हमें मिस्टर शूनो को दिखाया जाता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के शंघाई ब्रांच के हेड है। वो जिनसेन का इलाज कर रहे होते हैं और जिनसेन अपने साथियों के नाम लेकर रो रही होती है कि वो सब उसकी आंखों के सामने मारे गए। तब मिस्टर शूनो उससे पूछते हैं, तुम्हें यकीन है कि गुलू ने हमें धोखा दिया है।
जिनजन उसका हाँ में जवाब देती है तो शुनो कहते हैं, मैं इसके लिए हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करूँगा, तुम खुद से कोई फैसला मत लेना। तब जिनजन कहती है, तो फिर जल्दी कीजिए, मैं उन सबको ऐसे नहीं छोड़ सकती। तब मिस्टर शुनाओ उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि अभी तुम घायल हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर रही। जिनजन गुस्सा होकर रोने लगती है तो मिस्टर शुनाओ उसे समझाते हैं कि तुम्हें आगे के लिए तैयार रहना होगा, तुम्हें और भी ज़रूरी काम करने हैं। अगर तुमने गुस्से में आकर अभी कोई उटपटांग हरकत कर दी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। जिनजन कहती है, जानती हूँ मैं अभी उन्हें नहीं हरा सकती, पर मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। हमें हमारे कॉमरेड को तैयार रहने के लिए कहना होगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी के शंघाई हेडक्वार्टर पर छापा मारा जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तरफ वीरूलाई घर लौट रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त आकर कहने लगता है, अभी घर मत जाओ। वीरूलाई पूछता है क्या हुआ, तो उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है मिसेस जू अपने पैसे हार गई है, इसलिए जब से आई है तब से रो ही रही है, और अब उनका कहना है जब तुम लौटोगे वो तुम्हें चॉप करके बिल्लियों को खिलाएगी। अब रूलाई परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, तो उसका दोस्त कहता है क्यों ना तुम छत से अंदर चले जाओ। रूलाई भी उसकी बात मान जाता है। छत के रास्ते अंदर आकर वो अपने घर का लालटेन जलाता है। तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। जब वो टाइपिंग का काम किया करता था, एक दिन उसका काम स्लो होता है, इस वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है और उसे सैलरी भी नहीं मिलती। अब रूलाई अपने पास का एक बॉक्स निकालता है जिसमें वो अपनी जमा पूंजी रखता था। उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते। फिर वो अपने सर्टिफिकेट्स देखने लगता है, जिन्हें देखते हुए उसे याद आता है वो अपने गांव से यहाँ इसलिए आया था क्योंकि शंघाई सेंट्रल बैंक में रिक्रूटमेंट्स निकली थी, जो उसे उसके पहले मालिक ने बताई थी। उसका कहना था उस गांव में बैकग्राउंड बहुत सख्ती से चेक होता है, इसलिए वीरूलाई को सेंट्रल बैंक में जाना चाहिए। वीरूलाई कहता है कि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है। तो उसका मालिक कहता है कि यहाँ पर शेन तुरान नाम का नया ऑफिसर आया है जो लोगों के बैकग्राउंड से ज़्यादा उनके स्किल्स चेक करता है, और हाँ, ये रिक्रूटमेंट 19 दिसंबर को होगी, तो तुम याद से यहाँ पर अप्लाई कर देना। अब अगली सुबह वीरूलाई की नींद खुलती है तो वो तुरंत कपड़े पहनकर छुपते छुपाते ब्रश करने के लिए नीचे आ जाता है, क्योंकि मिसेस जू अभी भी उस पर गुस्सा होती है। अब वीरूलाई अपने घर में वापस आ जाता है। आईने में देखकर अपने बाल सही करता है, अपने कपड़े पहनता है। उसके सॉक्स भी फटे हुए होते हैं, जूतों पर भी काई चढ़ी होती है। वो फटाफट से जूते साफ करता है और जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, मिसेस जू उसे दरवाजे पर ही खड़ी मिलती है। अब वीरूलाई उनसे विनती करने लगता है, मैं आपके सारे पैसे लौटाऊंगा, बस मुझे आज के इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए। तब मिसेस जू कहती है, छोड़ो कल की बातें, शायद मेरी किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं था। तुमने तो मुझे बस सजेस्ट किया था, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। वीरूलाई कहता है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, पर अब मुझे जाना होगा। तब मिसेस जू उसे रोकती है और कहती है, अपना बैग उतारो। फिर वो रूलाई को एक ओवरकोट पहना देती है। साथ में ये भी कहती है कि कोई अगली बार नहीं आएगी, इस बार ने मुझे अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। फिर वो रूलाई को समझाते हुए कहती है कि तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए, लोगों को अपने ऊपर हंसने मत देना। फिर वो उसका बैग उसे लौटाते हुए कहती है, अब जाओ। अब वीरूलाई वहाँ से भागते हुए बाहर जाने लगता है तो मिसेस जू उसे कहती है, वीरूलाई, जब तुम बहुत अमीर हो जाओगे तब ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया था। तभी रूलाई का दोस्त वहाँ पर आते हुए कहता है, मिसेस जू, अगर आप रूलाई की मदद करना चाहती है तो अभी उसे जाने दीजिए, वरना तो वो अमीर बन के आपको याद भी नहीं रखेगा। तुमने दोबारा अपना मुंह खोला, कहते हुए मिसेस जू रूलाई के दोस्त को मारने लगती है और रूलाई वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें सवारी देता हूँ। फिर वो ज़बरदस्ती रूलाई को अपने कार्ट में बिठाता हुआ कहता है, आज का दिन बहुत खास है, आज तुम देर नहीं कर सकते। फिर वो रूलाई को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पीछे से मिसेस जू कहती है, अगर तुम सच में सक्सेसफुल बन गए तो हमें मत भूलना। इधर शेन तुरान सेंट्रल बैंक पहुँच जाता है और वीरूलाई का दोस्त भी उसे तभी सेंट्रल बैंक पर पहुँचा देता है। वीरूलाई का दोस्त उसे तावीज़ देते हुए कहता है, मैं मंदिर गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए गुड लक लाएगा।
अब वीरुलाई एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है। वहां उसी के जैसे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी वहां पर एक रईस बाप का बेटा आता है, जिसे देखकर बैंक एम्प्लॉय कहता है कि आपको तो पहले ही जॉब मिल गई है, यहाँ तो बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तभी दूसरा एम्प्लॉय आकर कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए हैं, इसलिए हम वेन्यू चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने अपने बैजेस पहन लीजिए और फिर आपके नंबर के हिसाब से आपके इंटरव्यूज़ होंगे। तभी शेन दुनान और चीफ तांग भी बैंक में आ रहे होते हैं। चीफ तांग पूछते हैं कि आपने ट्रेनिंग हॉल में इनके इंटरव्यू क्यों नहीं लिए। तब शेन दुनान कहता है कि वो अभी हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग रूम में वो नहीं जा सकते। फिर वो चीफ तांग से पूछते हैं, चीफ तांग क्यों ना मैं आपसे एक सवाल पूछूं। चीफ तांग कहते हैं पूछिए। तो शेन दुनान कहता है आपके हिसाब से एक अच्छे बैंकर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। चीफ तांग कुछ सोचकर कहते हैं तर्कसंगत होना। शेन दुनान कहते हैं और यहाँ पर यही चीज़ ढूंढना सबसे मुश्किल है। तो चीफ तांग कहते हैं तो फिर हम एग्ज़ाम किस बात का ले रहे हैं। इस पर शेन दुनान बस मुस्कुरा देता है। अब सभी लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ स्मेल आने लगती है और एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, यहाँ आग लगी है। सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर उलाई तब भी अपने पेपर पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।